तो सुताऊं कायर का भाग 2 कहानी आज हम सुनेंगे। इसके प्रमुख पात्र प्रेमा और केशव, जैसा बताया था कि दोनों प्रेम करते हैं। केशव उससे विवाह करने की बात करता है गुप्त रूप से, लेकिन प्रेमा मना कर देती है। और जब उनके पिता को पता चलता है प्रेमा के, तो वो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, अपमान महसूस होता है। अभी स्पष्ट रूप से प्रेमा नहीं बताती है, लेकिन वो भाप गए थे बात को और उससे कहते हैं कि तुम्हें कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी शिक्षा से क्या फ़ायदा, इसको कुशिक्षा कहेंगे। इसके आगे की और वो अपने इतना कहने के बाद में वो अपने एक कमरे में जाकर विचारों में मग्न हो जाते हैं। इसकी आगे कहानी आज हम लोग सुनेंगे, तो चलिए आरंभ करते हैं। कुछ दिनों बाद लाला जी ने एक दिन अपनी पत्नी को एकांत में बुलाया और बोले, जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है केशव बहुत ही सुशील और प्रतिभाशाली युवक है। मैं समझता हूँ प्रेमा इस शोक से घुट-घुट कर प्राण दे देगी। तुमने भी समझाया, मैंने भी समझाया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। ऐसी दशा में हमारे लिए क्या उपाय है? पत्नी चिंतित भाव से बोली, कर दो तो दोगे, लेकिन रहोगे कहाँ? न जाने इस कुलच्छनी ने मेरी कोख में कहाँ से जन्म ले लिया। लाला जी बोले, ये तो 1000 बार सुन चुका, लेकिन कुल मर्यादा के नाम को कहाँ तक रोएं? चिड़िया का पर खोलकर यह आशा करना कि तुम्हारे ही आंगन में फुदकेगी रहेगी, ये भ्रम है। मैंने इस प्रश्न पर ठंडे मन से विचार किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि हमें इस आप धर्म को स्वीकार कर लेना चाहिए। कुल मर्यादा के नाम पर मैं प्रेमा की हत्या नहीं कर सकता। दुनिया हंसे, लेकिन वह ज़माना बहुत जल्द आने वाला है जब ये सभी बंधन टूट जाएंगे। आज भी सैकड़ों विवाह जात पात के बंधनों को तोड़कर हो चुके हैं। अगर विवाह का उद्देश्य स्त्री और पुरुष का सुखमय जीवन है तो प्रेमा की उपेक्षा नहीं कर सकते। पत्नी ने क्षुब्ध होकर कहा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मुझसे क्या पूछते हो? लेकिन मेरी भी एक बात सुन लो, मैं ये विवाह नज़दीक न जाऊंगी, न कभी इस छोकरी का मुंह देखूंगी, समझ लूंगी ये मेरे लिए मर गई। लाला जी ने पूछा, तो फिर आखिर तुम क्या करने को कहती हो? पत्नी बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम उसी लड़के से इसका विवाह कर दो। उसमें बुराई क्या है? वह 2 साल में सिविल सर्विस पास करके आ जाएगा। केशव के पास रखा ही क्या है, बहुत होगा किसी दफ्तर में क्लर्क हो जाएगा। लाला जी ने पुनः कहा, अगर प्रेमा ने आत्महत्या कर ली तो? पत्नी बोली, आत्महत्या कर ले तो करने दो, तुम तो उसे शह देते हो। जब उसे हमारी परवाह नहीं है तो हम उसके लिए अपने को क्यों कलंकित करें? आत्महत्या करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये सब धमकी है, मन घोड़ा है। जब तक उसे लगाम न दो, पुट्ठे पर हाथ भी नहीं रखने देगा। जब उसके मन का यह हाल है तो कौन कहे केशव के साथ ही जिंदगी भर का निभा करेगी? जिस तरह आज उससे प्रेम है, उसी तरह कल दूसरे से हो सकता है। लाला जी ने पत्नी को प्रश्न सूचक दृष्टि से कहा, और अगर वह कल खुद जाकर केशव से शादी कर ले तो तुम क्या करोगी? फिर तुम्हारी कितनी इज्जत रह जाएगी? वह चाहे संकोचवश या हम लोगों के लिहाज से यूं ही बैठी रहे, पर यदि जिद पर कमर बांध ले, हम कुछ न कर सकते हैं। लाला जी की पत्नी के ध्यान में यही नहीं आया कि समस्या का ऐसा भीषण अंत भी हो सकता है। एक क्षण तक वह अवाक बैठी रह गई, मानो इस आघात ने उसकी बुद्धि की धज्जियां उड़ा दी हों, पर पराभूत होकर बोली, तुम्हें अनोखी ही कल्पनाएं सोचती हैं। मैंने तो आज तक भी नहीं सुना कि किसी कुलीन कन्या ने अपनी इच्छा से विवाह किया है। यह सुनकर लाला जी बोले, तुमने ना सुना हो, लेकिन मैंने सुना है और देखा भी है, ऐसा होना संभव है। पत्नी बोली, तो जब ऐसा होना है तो इससे तो यही अच्छा है कि हम ही इसका प्रबंध करें। जब नाक कट ही रही है तो तेज छुरी से क्यों ना काटे? कल केशव को बुलाकर देखो और क्या कहता है। केशव के पिता सरकारी पेंशनर हैं, मिजाज में चिड़चिड़े और कृपण थे। धर्म और आडंबरों में ही उनके चित्त की शांति मिलती थी। कल्पना शक्ति का अभाव था, किसी मनोभाव का सम्मान न कर सकते थे। अब भी उस संसार में रहते थे
जिसमें उन्होंने अपने बचपन और जवानी के दिन काटे। नवयुग की बढ़ती हुई लहर को वे सर्वनाश कहते थे। कम से कम अपने घर को दोनों हाथों और दोनों पैरों पर जोर लगाकर उसे बचाए रखना चाहते थे। जब एक दिन प्रेमा के पिता उनके पास पहुंचे, केशव से प्रेमा के विवाह का प्रस्ताव रखा, तो केशव के पिता अपने आप में न रह सके। बोले, आपने भंग तो नहीं खा रखी है? इस तरह संबंध और चाहे जो कुछ हो, विवाह नहीं। लगता है आपको भी नए जमाने की हवा लग गई है। यह सुनकर प्रेमा के पिता नम्रता से कहा, पंडित जी, मैं खुद भी ऐसा संबंध नहीं पसंद करता। इस बारे में मेरे भी वही विचार हैं जो आपके, लेकिन बात ऐसी आ पड़ी है कि मुझे विवश होकर आपकी सेवा में आना पड़ा। आजकल के लड़के और लड़कियां कितने स्वेच्छाधारी हो गए हैं, यह आपको मालूम होगा। हम बूढ़े लोगों के लिए अब अपने सिद्धांतों की रक्षा करना कठिन हो गया है। मुझे भय है कहीं ये दोनों निराश होकर अपनी जान पर न खेल जाएं। ये सुनकर पंडित जी का पारा साथ आंसुओं पहुँच गया। गरज कर बोले, आप क्या कह रहे हैं साहब? आपको शर्म नहीं आती? हम ब्राह्मण हैं, और अब ब्राह्मणों में भी कुलीन। ब्राह्मण कितने भी पतित हों, कितने मर्यादा शून्य हुए हों, बनिए बकलों की लड़कियों से शादी करते फिरे। जिस दिन कुलीन ब्राह्मणों में लड़कियां न रहेंगी, उस दिन समस्या उपस्थित हो सकती है। मैं कहता हूँ, आपको मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे हो गई? लाला जी जितने ही दबते, पंडित जी उतना ही बिगड़ते। यहाँ तक कि लाला जी अपमान ज़्यादा न सह सके और तकदीर को कोसते हुए वहाँ से चलते बने। उनके जाते ही केशव कलेजा से आया। पंडित जी ने तुरंत उसे अपने पास बुलाया और क्रोधित होकर बोले, केशव, मैंने सुना है तुमने किसी बनिए की लड़की से विवाह करने का निश्चय किया है। क्या एक खबर सही है? केशव ने अनजान बनकर पूछा, आपसे किसने कहा पिताजी? पंडित जी बोले, किसी ने भी कहा हो, लेकिन मैं पूछता हूँ, ये बात सही है या नहीं? अगर सही है तो तुमने अपनी मर्यादा को डुबाना निश्चित कर लिया, तो तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। तुम ये अनीति करके मेरे घर में कदम नहीं रख सकते। केशव पिता के स्वभाव को परिचित था। प्रेमा से उसे प्रेम था। वह गुप्त रूप से प्रेमा से विवाह कर लेना चाहता था। बाप हमेशा तो बैठे नहीं रहेंगे। पिता के स्नेह पर उसे विश्वास था। उस प्रेम की तरंग को, सारे कष्टों को झेलने के लिए तैयार मालूम होता था। लेकिन जैसे कोई कायर सिपाही बंदूक के सामने जाकर हिम्मत खो बैठता है और पीछे कदम हटा लेता है, वही दशा केशव की हुई। वो साधारण युवकों की तरह सिद्धांतों के लिए बड़े तर्क कर सकता था। जवान से अपनी अपनी भक्ति की दुहाई दे सकता था, लेकिन उसके लिए यातनाएं झेलने की सामर्थ्य उसमें न थी। अगर वो अपनी जिद पर अड़ा और पिता ने भी अपनी टेक रखी, तो उसका कहाँ ठिकाना लगेगा? उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। उसने दबी जवान से कहा, जिसने आपसे कहा है सरासर झूठ कहा है। ये सुनकर पंडित जी बोले, तो ये खबर बिल्कुल गलत है? केशव बोला, जी पिताजी, बिल्कुल गलत। तब पंडित जी बोले, अगर ऐसी बात है तो तुम आज ही इसी वक्त बनिए के खत लिख दो, और याद रखो, अगर इसी तरह झूठी चर्चा फिर उठी तो मैं तुम्हारा और सबसे बड़ा शत्रु हो जाऊंगा। जाओ जल्दी करो। इधर दूसरे दिन प्रेमा ने केशव के नाम पत्र लिखा, प्रिय केशव, तुम्हारे पिताजी ने मेरे पिताजी के साथ जो अनिष्ट अपमानजनक व्यवहार किया है, उसका हाल सुनकर मेरे मन को शंका उत्पन्न हुई है। शायद उन्होंने तुम्हें डांट डपट कर फटकार लगाई है होगी। ऐसी दशा में तुम्हारा निश्चय सुनने के लिए विकल हो रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ हर तरह से कष्ट झेलने को तैयार हूँ। आज शाम को यही आकर भोजन करो। मेरे पापा और मम्मी तुमसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं। मैं स्वप्न देखने में मग्न हूँ, जब हम दोनों इस सूत्र बंधन में बन जाएंगे जो टूटना नहीं जानता, जो बड़ी से बड़ी आपत्ति को अटूट रहता है। तुम्हारी प्रेमा। शाम तक प्रेमा के पत्र का कोई जवाब नहीं आया। उसके माता पिता बार बार पूछते, केशव नहीं आए? वो द्वार की ओर आंख लगाए बैठे थे। यहाँ तक कि रात के 9 बज गए, लेकिन केशव ही ना आया, ना उसका पत्र। प्रेमा के मन में तरह तरह के संकल्प विकल्प उठ रहे थे। कदाचित उन्हें पत्र लिखने का अवकाश न मिला होगा, या आज आने की फुर्सत न मिली होगी। कल अवश्य आएंगे। केशव ने पहले उसके पास जो पत्र लिखे थे उन सबको उसने पढ़ा, और एक एक शब्द कितना अनुराग टपक रहा था। उनमें कितना कंपन था, कितनी विकलता, कितनी तीव्र आकांक्षा। फिर उसे केशव के वो वाक्य याद आ गए जो उसने सैकड़ों बार कहे थे। कितनी बार वह उसके सामने रोया था। इतने प्रमाणों के होते हुए भी निराशा के लिए कहाँ स्थान था। लेकिन फिर भी सारी रात उसका मन जैसे सूली पर टंगा रहा।
प्रातःकाल केशव का जवाब आया। प्रेमा ने कांपते हुए हाथों से पत्र पढ़ा। पढ़ते ही पत्र हाथ से गिर गया। मालूम हुआ मानो उसके शरीर में रक्त स्थिर हो गया हो। लिखा था, प्रेमा, मैं बहुत बड़े संकट में हूँ कि मैं क्या जवाब दूँ। मैंने इस समस्या का काफ़ी ठंडे दिमाग से विचार किया। इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि वर्तमान दशाओं में मेरे लिए पिता की आज्ञा उपेक्षा करना दुस्सह है। मुझे कायर मत समझना। मैं स्वार्थी भी नहीं, लेकिन मेरे सामने जो बाधाएं हैं उन पर विजय पाने की शक्ति मुझ में नहीं है। पुरानी बातों को भूल जाओ। उस समय मैंने इन बाधाओं की कल्पना न की थी। प्रेमा ने एक गहरी सांस ली और उस पत्र को फाड़ कर फेंक दिया। उसकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। जिस केशव को उसने अपने अंतःकरण में वड़ लिया था, वह इतना निष्ठुर हो जाएगा, उसकी इसको रत्ती भर आशा न थी। ऐसा मालूम पड़ा मानो अब कोई सुनहला स्वप्न देख रही है। लेकिन आँख खुलने पर जब वह सब अदृश्य हो गया, जीवन में आशा ही लुप्त हो गई, तो अब अंधकार के सिवा और क्या रहा। अपने हृदय की सारी संपत्ति लगाकर उसने एक नाव लदवाई थी। वह नाव जलमग्न हो गई। अब दूसरी नाव कहाँ से लदवाए। अगर वह नाव टूटी तो उसके साथ वो भी डूब जाएगी। माता ने पूछा, क्या केशव का पत्र है? प्रेमा बोली, हाँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसके सिवा वो क्या कहे। केशव की निष्ठुरता, बेवफाई का समाचार कहकर लज्जित होने का साहस उसमें न था। पूरा दिन वह घर के काम धंधों में लगी रही, मानो उसे कोई फिक्र ही ना हो। रात को उसने भोजन बनाया, सबको खिलाकर खुद को भोजन किया। काफ़ी देर तक हारमोनियम पर गाती रही। लेकिन सवेरा हुआ तो कमरे में उसकी लाश पड़ी हुई थी। प्रभा की सुनहरी किरणें पीले मुख को जीवन की आभा प्रदान कर रही थीं। ये कहानी का अंत था। तो इस कहानी से जो नवयुवक हैं और जो हमारी आज की नई जनरेशन है, इससे बहुत सीख मिलती है। ख़ास तौर से हमारी जो बेटियां हैं, उनके लिए बहुत प्रभावपूर्ण कहानी है। चलिए आगे मिलते हैं। धन्यवाद।